हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। आपका एग्ज़ाम अप्रैल के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आने की संभावना है और होने की प्रबल संभावना है, जैसा कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए हम इसी के आधार पर क्वेश्चन लेके आए जो आपको एग्ज़ाम में सीधा मैच करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो फटाफट से क्लियर करते हैं। आप लोग बने रहेंगे वीडियो में और जो याद नहीं है वो याद करते चलेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? क्या अलुवियल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है या लेटेराइट मिट्टी है? तो याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक मिट्टी अगर बोला जाए तो अलुवियल इसी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जैसे ही क्वेश्चन नजर आता आप लोग कमेंट करें फटाफट से, उसके बाद हम ऑप्शन देंगे। अगर सही हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं है तो याद करते चलेंगे। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ है? तो महानदी पे। देखिए हीरा जो है तो काफ़ी महंगा होता है, यानी कन्फर्म कि जब भी रहेगा तो महान ही चीज़ में रहेगा, महानदी पे बना हुआ है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? इंदौर है, उज्जैन है, ग्वालियर है या भोपाल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया। याद रखेंगे कि क्षिप्रा नदी पर बसा हुआ शहर जो है वो उज्जैन है। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला सवाल, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? क्या उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में या गुजरात में? तो मणिकर्ण जल प्रपात जो है वो कहाँ अवस्थित है? याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट, सभी के सभी हैं। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन को या नॉर्मन बोरलॉग को या वर्धिस कुरियन को या उपयुक्त में से कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वो एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह 1960-70 के दशक में आया था हरित क्रांति। अगला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है कि क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल के मामले में कौन सा देश जो है भारत से बड़ा नहीं है? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? भारत से यानी बड़ा नहीं है तो छोटा पता करना है। ठीक है, क्या होगा याद रखेंगे, ये इंडोनेशिया जो है भारत से क्षेत्रफल में क्या है? छोटा है, यानी बड़ा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, भारत की जनसंख्या भी सर्वाधिक हो गई है, सबसे ज़्यादा। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में ही सबसे उत्पन्न होने वाली लंबी नदी का नाम बताना है। क्या ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है? क्या होगा राइट आंसर? तो भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। क्या? गंगोत्री से उत्पन्न होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास कि भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, यानी भारत के संविधान में जो 73वां संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है? क्या कस्बा से, क्या नगर निगम से, पंचायती राज से या जिला पंचायत से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया? नागरिकता अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया भारत में? 1950, 1955 या 1969 या 1972 ईस्वी में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नागरिकता अधिनियम जो लागू किया गया था वो लागू किया गया 1955 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? सवाल है क्या है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1955, 1958, 1961 या 1964? ये डाटा वाले सवाल जो होते हैं थोड़ा सा माइंड में रखना होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो किया गया 1961 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल सबसे कम था? क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, जाकिर हुसैन या वीवी गिरी या बीडी जट्टी? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे 11 का? याद रखेंगे जाकिर हुसैन जो है इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम था। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला सवाल, राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है?
क्या कश्मीर का वर्णन है, उत्तराखंड का है, हिमाचल का या राजस्थान का? बिल्कुल आप लोगों को पता चल गया होगा नाम से ही, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी में जो वर्णन किया गया है वह कश्मीर का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, क्या द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत जो है वह कहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ की गई थी? चलिए फटाफट से बताइए। राजगिरी में, काशी में, वैशाली में, सारनाथ में। तो पहले बता दिया गया है कि बौद्ध संगीत अगर जो द्वितीय बोला जाए, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी एक रात के नाम से जाना जाता है? क्या? निम्नलिखित में से किसी एक रात के नाम से जाना जाता है? क्या महापंत को, या धानंद को, या कैटिल्य को, या इनमें से कोई नहीं? तो एक रात के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखेंगे, ये है महापंदनम को जाना जाता है एक रात के नाम से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्लियर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? कृषि सभ्यता थी, शहरी सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता, या पुराण पाषाण सभ्यता? याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से आपको 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता था कि वह क्षेत्र जो कैसा था, शहरी क्षेत्र था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएंगे। अगर ऑप्शन बी बताएं आप लोग, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखा फसल है? क्या? कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी फसल है जो भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा मात्रा में की जाती है? क्या नारियल है, रबड़ है, ताड़ का तेल है, या केला है? क्या होंगे? चलिए फटाफट से ऑप्शन दीजिए। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ, आंसर बताना है। तो भूमध्य सागर पे यानी भूमध्य रेखाएं पे जो सबसे ज़्यादा फसल लगाई जाती है वो रबड़ की खेती की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम आयात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि निम्नलिखित में कौन सा जो है एल्युमिनियम आयात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, या लेड? क्या होगा राइट आंसर? तो सबको पता होगा कि एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है सबसे जो महत्वपूर्ण है वो बॉक्साइट है, क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निर्माण किया जाता है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। चलिए अगला सवाल, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? सतलज है, सतलज लूज लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। रावी है, ब्यास है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 नंबर सवाल का आंसर। तो सरहिंद नहर जो है वो सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, उपापचायक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस है ये का। उपापचायक पूछा है, उपापचायक क्या है? तो जैव अणु का संश्लेषण है, जैव अणु का टूटना है, या जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना, या जैव अणु का पुनरावर्तन है? क्या होगा? उपापचयन। तो उपापचयन की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का है कि जैव अणु का टूटना और जैव अणु का संश्लेषण होना क्रिया उपापचयन कहलाता है। आगे, भारत में बॉक्साइट की सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से किया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा अगर बॉक्साइट मिलता है वह कौन से राज्य में मिलता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखेंगे कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो किया जाता है वो उड़ीसा में किया जाता है। कहाँ? उड़ीसा में किया जाता है। और झारखंड में क्या किया जाता है? तो झारखंड में कोयला किया जाता है, ये प्रसिद्ध है। आगे चलिए अगला सवाल की ओर। भारतीय वन्य जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? भारतीय वन्य जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? क्या चमगादड़ है, गिद्ध है, सारस है, या चील है? क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे, भारतीय वन्य जीवन में फ्लाइंग फॉक्स जो एक प्रकार का है वो चमगादड़ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि फोबोस और डाइमोज निम्नलिखित ग्रहों में से प्रकृति के उपग्रह। फोबोस और है ना डाइमोज किसका उपग्रह के रूप में जाना जाता है इसे? और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। याद रखेंगे कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं जिसे फोबोस और डिबोस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे डाइमोज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, फोबोस और डाइमोज या डिबोज बोलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। अगला सवाल हमारे पास है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में अवस्थित है? तो आप लोग को पता होगा कि मरुभूमि यानी जिसको थार बोला जाता, थार मरुस्थल बोला जाता है। तो मरुस्थल यानी थार भूमि वही हुआ जहाँ की भूमि मरी होती है। ये कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है क्या, कि घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? घाटी गांव
ठीक है। घाटी गौ वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? 24 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे कि घाटी गौ वन्य जीव अभयारण्य की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में सबसे जंगल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वन वहीं आपका मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में अवस्थित है? क्या उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में? तो बांधवगढ़ याद रख लीजिएगा, बांधवगढ़ जो अवस्थित है ये भी मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? कब किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत? याद रखेंगे ये 1992 ईस्वी में हुआ था। कब? 1992 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला सवाल है, भारत की पहली यूरेनियम खान है ना कहाँ है? खान यहाँ पे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खान यानी खदान जो होता है। भारत की पहली यूरेनियम खदान कहाँ है? क्या जादूगौड़ा में है, या ठुमलपुल्ले में है, या दलभुत में है, या इनमें से कोई नहीं? 27 नंबर। याद रखेंगे भारत की पहली यूरेनियम खदान जो है वो जादूगौड़ा में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन है 28 नंबर हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? यानी कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती? हो सकता है बंगाल की खाड़ी में गिरता हो, तो अरब सागर में नहीं गिरती है वो बताना है। इसके लिए तो आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन से भी इसको पकड़ सकते हैं। क्या तुंगभद्रा है, साबरमती है, मंडोवी है, या नर्मदा है? ये सभी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। तुंगभद्रा है जो बंगाल है ना, यहाँ पे अरब सागर में नहीं गिरती है, तो अरब सागर में तुंगभद्रा नहीं गिरती है, बाकी सब बंगाल खाड़ी में गिर जाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है हमारे पास कि 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात रिकॉर्ड किया गया था। कब? 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात रिकॉर्ड किया गया था, यानी कब किया गया था, ये सवाल दिया गया है। याद रखेंगे लिंगानुपात यानी स्त्री और पुरुष के बीच में ज़्यादा का अंतर होता है, उसे लिंग अनुपात कहा जाता है। और ये 1961 ईस्वी में सर्वाधिक मात्रा में लिंग अनुपात में अंतर पाया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला है ना। आइंस्टीन आप फिजिक्स में पढ़े होंगे आइंस्टीन महोदय के बारे में, यूरेमसी स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया गया कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो किसके लिए? अपेक्षिकता का सिद्धांत के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, या तरंग दैर्ध्य सिद्धांत के लिए, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए ही मिला था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल क्या दिया हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बताना है फटाफट से क्या होने वाला है। तो देखिए यदि किसी वस्तु की गति ऊर्जा अगर बढ़ा दी, दुगनी कर दी जाए, कितना 1.5 गुनी कर दी जाती है, तो उसकी गति ऊर्जा हाफ mv² पढ़े होंगे। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आएगा आपका, ठीक है, 15 का स्क्वायर कर देंगे, m का मान 9.8 बैठा देंगे, और है ना 1/2 भाग करेंगे तो आपका आएगा 1.225 गुना हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। भीषण गर्मी नहीं है, भीषण सर्दी यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडा बर्फबारी होती है, तो ठंडे देशों में जो पानी की पाइपें होती है वो फट जाती है। आखिर क्यों, इसका कारण क्या है? तो चलिए, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप साइंस पढ़े हो तो आपको समझने की ज़रूरत है। पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। दूसरा, पानी की पाइप के संकुंचन के कारण या उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, ये उपयुक्त में से है ना संयुक्त प्रभाव से। याद रखेंगे कि पानी जो होता है वो जमता है तो क्या होता है, उसका घनत्व घटता है, यानी फैलता है तो पानी की पाइपें फट जाती है। तो क्योंकि जमने से पानी फैलता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे चलिए, किसी द्रव के पृष्ठ नौ का कारण होता है। किसी द्रव के पृष्ठ नौ का आखिर मूल कारण क्या है? चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रटने वाले नहीं बल्कि आपको समझने वाले हैं। अणुओं के मध्य आसंजक बल, अणुओं के मध्य संमंजक बल, या अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, या अणुओं के मध्य में विद्युत बल। तो देखिए पृष्ठ नौ की अगर बात करें तो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच जो लगता है बल वो संसंजक बल लगता है, और इसी कारण जो होते हैं वो पृष्ठ नौ की घटनाएं होती है। पृष्ठ नौ के कारण जो होती है वो न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल घेरना चाहता है, जिसके कारण घटनाएं घटती है अधिकतम। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रंग
सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। ध्यान समझेंगे, निम्नलिखित में कौन सा रंग जो है सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? क्या नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा? क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखेंगे आकाश कैसा दिखलाई दे, तो ये जो लाल रंग जो होता है ना वो सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है, लाल और हरा, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे, सूर्य की उष्मा यानी सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सूर्य की गर्मी जो है पृथ्वी पे कैसे पहुंचती है? क्या परावर्तन के द्वारा, चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा या संवहन के द्वारा? क्या होंगे राइट आंसर 35 नंबर सवाल का आंसर? तो देखिए 35 नंबर सवाल के आंसर की बात करें कि सूर्य की जो गर्मी होती है वो पृथ्वी पहुंचता है वो विकिरण के द्वारा, यानी किरण के माध्यम से हो। ठीक है, तो विकिरण के द्वारा पहुंचता है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि मतलब आवाज़, तो आवाज़ को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या, किस नाम से जाना जाता है? इसे नाम जाना जाता है, याद रखेंगे, माइक्रोफोन बोला जाता है। माइक्रोफोन एक ऐसा यंत्र है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता मापने एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है, किसका? वायु की सापेक्ष आर्द्रता यानी वायु में नमी की जो मात्रा होती है, यानी ठीक है, वायु में नमी की जो मात्रा होता है उसे माप करने वाले यंत्र को क्या नाम जाता है, किसे नाम से जाना जाता है? इसे अगर वायु की आर्द्रता अगर मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर, अगर वायु में हाइड्रोजन की अगर मात्रा, जल में हाइड्रोजन की मात्रा तो हाइड्रोमीटर। ठीक है, अगर जहाँ पे हाइड्रोजन की बात आ जाएगा तो हाइड्रो मारेंगे, अगर आर्द्रता बोलेगा तो हाइग्रो मारेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना आप लोग का। अगला, चावल पकाना कठिन होता है, चावल पकाना कठिन होता है, तो पहले तो ऑप्शन के अनुसार ही चलेंगे। पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के नीचे या कहीं भी एक जैसा? क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे कि जितना अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुमंडलीय दबाव घटता है, और वायुमंडलीय दबाव घटने के कारण जो आप भोजन सही से नहीं पका सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है, यानी पृष्ठीय तनाव के कारण कौन सी घटनाएं घटती है? क्या गुरुत्वाकर्षण होता है, श्यानता होता है, केशिकाएं क्रिया होती है, विकिरण होती है? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर की बात करें कि पृष्ठ तनाव की जो घटनाएं होती है वो उसका एक परिणाम है केशिकिया, है ना, केशिका क्रिया। केशिका क्रिया यानी लालटेन या लैंप के बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ जाता है, यह किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव की घटनाएं के कारण, यानी इसका केशिकीय क्रिया एक प्रकार की होती है। चलिए, अगर आप देखें कि कपड़ा पे शर्ट अगर पहने हुए उस पर थोड़ी सी पानी गिरता है तो पानी क्या होता है? चारों तरफ फैल जाता है। आगे सवाल, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? या भंडारित यहाँ पे बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या गतिज ऊर्जा रहती है, स्थिति ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो देख, घड़ी में दोनों प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, लेकिन घड़ी की स्प्रिंग बोला है तो स्प्रिंग में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा रहती है, चाबी जिसको बोलते हैं। और अगर घड़ी की कंटा बोलते हैं घूम रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजाइम मूल रूप से क्या है? इंजाइम जो है एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, इम्यूनो अम्ल है? ये कई बार क्वेश्चन हम पहले आपको करवा चुके हैं। तो इंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन होता है। क्या है? प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला सवाल, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल, शीतकाल यानी ठंडे के मौसम की तुलना में ग्रीष्मकाल यानी गर्मी में अधिक मछलियाँ मरती है? सिंपल सी बात है कि ठंडों में मछलियाँ नहीं मरती है बल्कि गर्मी में मछलियाँ मरती हैं। खाने की कमी के कारण, या आविश के सांद्रता के कारण, या ऑक्सीजन के अवक्षय के कारण, या रोग के है ना, कैलने यहाँ पे फैलने होता, फैलने के कारण? क्या होगा 42 नंबर? तो याद रखेंगे गर्मी के दिनों में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन कमने लगता है, जिसके वजह से क्या होती है? मछली अधिकतर मरने लगती है। ऑप्शन सी होंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं? किस वर्ग के जो जीव है वो जल्दी प्रजनन करते हैं, मतलब उनका जनन क्षमता जो है अधिक होती है और बहुत कम समय में वो नए नए बच्चों को जन्म देते हैं? शैवाल, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया? क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे, आप लोग देखे होंगे प्रोटोजोआ को, तो प्रोटोजोआ की प्रजनन क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है और कम समय में। अगला, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? तो ये करने वाले जोसेफ अस्पिडिन है। ठीक है, जोसेफ अस्पिडिन है, ऑप्शन सी होंगे राइट आंसर।
अगला सवाल, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 1857 से सैनिक विद्रोह जो हुआ था वो आपको देखने को हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, गांधी जी से रिलेटिव एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 जो सैनिक विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन? क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे इसकी राइट आंसर की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ट्रेन जब चलाया जा रहा था 1853 में तो उस समय लॉर्ड डलहौजी थे, याद रखेंगे। सबसे पहले ग्रह नीति का निरूपण किया था। सबसे पहले जो ग्रह नीति, ग्रहों के जो गति का नियम है वो सबसे पहले किसने दिया? वेरी वेरी, कल ही हम आप लोगों को वीडियो में समझा रहे थे इसके बारे में। तो राइट आंसर की बात करिए क्या होंगे? तो ये जो ऑप्शन की बात करें अगर यहाँ पे हैं तो केपलर के ग्रहों के गति का नियम पढ़े होंगे। ग्रहों के गति के नियम केपलर महोदय ने दिए हैं और केपलर का पूरा नाम है जॉनिस केपलर। ये ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए। अगला, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किस देश में ब्रिटिश के विरुद्ध यानी अंग्रेजों से लड़ने के लिए रणनीति बनाया जा रहा था, आंदोलन चल रहा था बिरसा मुंडा का, हो रहा था? कहाँ हो रहा था? याद रखेंगे राइट आंसर की बात करिए था छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था व्यापक मात्रा में। ठीक है, कब हुआ? इसका राइट आंसर की बात करें हम क्या होंगे? तो महात्मा गांधी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। अगला सवाल 49 नंबर, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाण काल की जो मूर्तियां थी उसका संग्रह अधिक मात्रा में किया गया? मथुरा संग्रहालय, बम्बई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या दिल्ली संग्रहालय? याद रखेंगे कुषाण काल की जो मूर्तियां है वो मथुरा संग्रहालय में संरक्षित किया गया, जमा किया गया, रखा गया। अगला है, महाभारत के लेखक कौन है? ये आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर देंगे। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे जो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और लगातार हम आप लोग बीच में क्लास ले रहे हैं। जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक क्लास चलता रहेगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। धन्यवाद।